गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की जियोग्राफी का 7th क्लास का चैप्टर 4 और हमारा चैप्टर 4 है वायु। लेट गेट टू स्टार्ट। वायु। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर करते हैं? वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संगठन। क्या हम जानते हैं कि वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे ये हमारा वायुमंडल है, इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और उससे भी कम उसके बाद आर्गन 0.93% है। इसके अलावा 0.04% बाकी सब गैसें हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और हमें ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल, ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीनहाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बहुत लंबे समय की अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं। वायु। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु की ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों की ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है।
वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है। ये कौन कौन से? क्षुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बड़ी मंडल। क्षुभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी मंडल के अंदर होती हैं। समताप मंडल, क्षुभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों, मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य मंडल, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस मंडल की परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बाह्य मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है जिसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। जैसे कि हम इस चित्र से देख सकते हैं। सबसे पहले क्षुभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, उसके बाहर है बड़ी मंडल। अब हम पढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु। क्या हम जानते हैं कि आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी बार ही हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुँह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जिसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ रहता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? क्या हम सब जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है? तापमान, हम दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आर्द्रपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान को वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आर्द्रपन कहते हैं। आर्द्रपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। अब हम समझ गए हैं कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें उग नहीं सकेंगी। गाँवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी परतें और धातु व कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं,
इससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। हम तापमापी क्या करता है? तापमान को मापता है। वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वातदिक्दर्शी क्या करता है? पवन की दिशा को दर्शाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई कौन सी है? सेल्सियस। इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायुदाब। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वायु हमारे शरीर का उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। यह इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। वायु का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है एवं निम्न क्षेत्र बनाता है, लेकिन यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या हम जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्तस्रावें फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्राव के स्रावित हो सकते हैं। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्रीय वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती एवं तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो हम इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। हमने यह अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। जैसे जब तेज पवन के कारण हमें समस्या उत्पन्न होती है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, जैसे भारत के मानसूनी पवनें। स्थायी पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष क्षेत्र में चलती हैं, जैसे स्थिर एवं समुद्री समीप। भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, इसे लू कहते हैं। जैसे हमारे भूमध्य रेखा पर निम्न दाब है, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहाँ निम्न दाब होगा और ध्रुवों से भारी एवं उच्च रक्तदाब वाली वायु इस खाली स्थान को भरेगी। आर्द्रता या फिर नमी। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम
आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती, तब वे वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। वर्षा को 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। चक्रवर्ती वर्षा जैसे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और जो खाली स्थान वहाँ ठंडी वायु आ जाती है। पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी एवं सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।